अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क में एक दफ़ा फिर सियासत अरूज पर नज़र आ रही है। हुकूमत की परफॉर्मेंस भी ज़ेर बहस है, इत्तेहादी भी नाराज़ हैं और हुकूमत के जो वज़रा हैं वो ख़ुद अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत के लिए भी मुश्किल टाइम है और ये होता भी हर हुकूमत के साथ। अब 2 साल होने को है, पहले मिड टर्म इलेक्शंस की बात होती थी, अब अपोजिशन भी सफ़ारा हो रही है। जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनका भी कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है, वो भी रूबा सेहत हैं। हुकूमती कुछ वज़रा थे, उनको भी कोरोना हुआ, वो भी अभी बेहतर हो गए। शेख रशीद को कोरोना नेगेटिव आ गया। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो CMH पे एडमिट हैं, उनका भी इलाज जारी है, उनको भी कोरोना हुआ है। कोरोना के हवाले से जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो काफ़ी हौसला अफजा गवर्नमेंट के मुताबिक हैं कि जो कॉशियस ऑप्टिमिज़म का है उनका है कि जो वर्स्ट फियर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे और हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे वो हैं कराची के। कराची में एक दफ़ा फिर महकमा मौसमियात की फ़ोरकास्ट है कि अर्बन फ्लडिंग बारिशों के बाद वो होगी और बिजली का मसला पहले ही मौजूद है, ऊपर से एक और मुसीबत यानी यक नशुद दो शुद, और ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। पिछले साल जो उससे तबाही की थी, जो कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ था, वो ख़तरा और ख़दशा एक दफ़ा फिर मौजूद है। लोगों को एहतियात की एक दफ़ा फिर तलकीन भी कर रहे हैं। और मज़े की बात इस दफ़ा यह है कि गवर्नमेंट की जो PTI की जो अपोजिशन है लेकिन मरकज़ में हुकूमत है वो भी एहतजाज में शामिल है। बिजली की बंदिश पे एहतजाज कर रहे हैं। जो नाले हैं वहाँ पे जो उनके अपने MNAs हैं गवर्नमेंट के, वो नालों की सफाई पे कर रहे हैं। बात करें मेयर कराची से, वो डालते हैं सिंध हुकूमत पे, सिंध हुकूमत डालती है फेडरल गवर्नमेंट पे कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब ये सारे मामलात हैं जो सफ़र करते हैं सारी सियासत में, वो कराची के अवाम हैं। फिर कोरोना की जो सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू होगी। ये मौजू आज के इनसाइट का हिस्सा हैं। हमें ज्वाइन करेंगे आज BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल। उनसे हुकूमत की कारकर्दगी और जो उनकी नाराज़ी है पूछेंगे कि कब तक बरकरार रहेगी। फिर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, उनसे उनकी प्रिपेयर्डनेस, उनकी तैयारी जो है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में डॉक्टर जावेद अकरम हमें ज्वाइन करेंगे, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के। कोरोना के ख़िलाफ़ जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, जो अद्वियात जो हो रही हैं, उसके सिलसिले में भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये सारे मौज़ूआत आज के इनसाइट में शामिल हैं। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे सरदार अख्तर मैंगल से, क्योंकि मुल्क की सियासत में अख्तर मैंगल साहब ने जो सबसे पहले जो हलचल मचाई थी वो मैंगल साहब ही थे। इससे पहले भी ये नाराज़ हुए, दूसरी दफ़ा फिर हुए। अभी तक इनकी पोजीशन क्लियर नहीं है कि ये हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन में जाएंगे, क्या होगा, ये भी गुफ्तगू करेंगे। और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, उस बारे में भी गुफ्तगू होगी। हमें लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सरदार अख्तर मैंगल। मैंगल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मैंगल साहब, सबसे पहले जो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो लोग पूछना भी चाह रहे हैं आपसे कि आप हुकूमत में वापस कब आ रहे हैं? देखें जी, एक तो आपने इत्यादि भी कह दिया हुकूमत का जो हम नहीं रहे, क्योंकि फ्लोर द हाउस भी हमने वाजे कर दिया था कि जी पार्टी का फैसला है और जो इत्याद हम 2 साल से हमने कायम रखा था वो उसके पीछे भी वजूहत हैं जो हमने उस इत्याद को जो है खात्मे का ऐलान किया। जहाँ तक कि हुकूमत में आने का ताल्लुक है, हुकूमत हमने ज्वाइन या हुकूमत को सपोर्ट महज वजारतों के लिए हमने नहीं किया था, जो हमने ली भी नहीं। उसके पीछे ये नुकात थे जो बलूचिस्तान के दीरीना मसाइल हैं, और जिसमें 6 नुकात भी आप कह सकते हैं जो आपके स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के वक्त हमने उनके साथ तय किए थे। और दूसरे जो है बलूचिस्तान के हवाले से जो 9 नुकात थे जिसमें सदारती इलेक्शन के वक्त में वो जनरली बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के इश्यूज थे। और 2 साल तक तो हम उनको याद दहानी भी करते रहे और इंतजार भी करते रहे, लेकिन बदकिस्मती कहें कि उन पर कोई अमल दरामद ना हुआ और ना ही हमें अमल दरामद होते हुए दिखाई दिया। तो मजबूर ना जब ने अगर हुकूमत से अलहदगी या उसके एहतियात का खात्मा किया है, उसके पीछे यही वजूहत और यही मोरक़ात थे। लेकिन मैंगल साहब, जो आपके नाक़दीन हैं वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि जी मैंगल साहब ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी गए थे। जो इत्तेहादी हैं ये उनकी नॉर्मल एक पॉलिसी होती है कि जब भी कोई अहम वक्त आता है, अभी बजट की बात थी, कोई भी इंपॉर्टेंट मौका होता है तो वो करते हैं। कुछ लोग, कुछ दो की बात होती है, कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ फ़ंड्स की बात है, कुछ फ़ंड्स मिल जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी और वापस आ जाएंगे और फिर उसी तरह काम चलेगा। तो इसको हम क्या समझें? देखिए, जहाँ तक फंड का ताल्लुक है, अगर हमने कोई डेवलपमेंट के लिए, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, किसी एक मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं, तो वो भी उन जो हमारे नुकात हैं उसका हिस्सा है। उसमें आगे देखें हेल्थ फैसिलिटी,
एजुकेशन, रोड कम्युनिकेशन जो होंगे वो उसके जराए, आपके छोटे बलूचिस्तान में डैम्स की जरूरत है, वो एक एग्रीमेंट का हिस्सा था। इसका मतलब खुद हुकूमत ने जो है ना उन नुकात पर भी अमल दरामद नहीं किया जिसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, या जिसके लिए किसी ताकतवर इदारे से जो है अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। वो तो एक बजट का हिस्सा होती है, और उससे भी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट जो आज दिन तक बलूचिस्तान को बैकवर्ड रखा गया है। सीपैक के हवाले से मैं आपको मिसाल देता हूं, जिसमें 56 अरब डॉलर, चाहे उसको आप कर्ज कहें, चाहे उसको आप खैरात कहें, चाहे उसको आप इमदाद कहें, उस सीपैक की रकम से मुल्क भर में मोटरवे बन चुके हैं। लेकिन हमें 1 इंच, लिटरली मैं कहता हूं 1 इंच रोड जिसको हाईवे कहा जाता है, वो अगर बलूचिस्तान में बनी है तो इसका जुर्मदार मैं और बलूचिस्तान के तमाम लोग होंगे। अच्छा, क्या बलूचिस्तान डेवलपमेंट भी अच्छा मेंगल साहब यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट बात आपने की, लेकिन जो सीपैक है वो तो बलूचिस्तान स्पेसिफिक है, सेंट्रिक है, और जो M8 है, जो मोटरवे 8 है, जो गवादर को कनेक्ट कर रही है, असल तो हमें गवादर चाहिए। फिर हमें याद है 2016 में राहील शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने जो हुशाब और गवादर वाला सेक्शन था उसका बाकायदा इफ्तिताह किया था। रोड्स वगैरह तो बन रहे हैं सीपैक के तहत। फिर नवाज शरीफ साहब ने वो जो जोब वाला रोड है जो ऊपर से आ रहा है उसकी मंजूरी दी। फिर वो जो लोरालई वाला रोड है, ये तो रोड्स के तो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे। वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो सीपैक का फंड से नहीं आई थी, इट्स पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड से बनाई गई थी। ये जनरल मुशर्रफ के दौर का प्रोजेक्ट था। जो हालात खराब हुए थे, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, ये वही फंड है, फिर अभी जाके यूटिलाइज हुए हैं। ये सीपैक की आप फाइलें खोल के देखें, उसमें आप वहाँ फीता तो काटा होगा, उन्होंने फीता काटा है। और मियां नवाज शरीफ के वक्त में भी जो रोड का इफ्तिताह किया गया था एक बार, और फिर अभी इमरान खान ने फिर जाके उसका कोयटे में बैठ के उसका इफ्तिताह किया, लेकिन ऑन ग्राउंड इस पर कोई काम नहीं। अच्छा मेंगल साहब, अब आपके डिमांड्स के बारे में भी बात करते हैं जो कर रहे हैं। वहाँ पे एक मिसिंग पर्सन वाला भी एक इशू था सारा। अभी जो हालिया कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो अटैक हुआ और उसके ताने बाने जो मिले हैं, और वहाँ पे जो आप देख लेना कि सारे जो दहशतगर्द वहाँ पे बैठे हुए थे, अब इसने मिसिंग पर्सन के केस को कितना ख़राब किया है। और जो बलूचिस्तान के जो एक जायज़ हकूक़ हैं, मुतालबात हैं, लेकिन इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो रायमा तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखिए, बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आज के नहीं है, 20 सालों से खराब है। और क्या आज तक हमने उन हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए सोचा है या उनको मजीद खराब करने की? जहां तक स्टॉक एक्सचेंज का मामला है, बिल्कुल हमने उसकी मजम्मत की कि ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन मजम्मत करने से और सिर्फ अपनी शक्ल हम टीवी पर दिखाते और इसको कंडेमनेशन की करते हैं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के रूट कॉज को देखा जाए कि आज बलूचिस्तान के लोग जो है ना स्टॉक एक्सचेंज तक कैसे पहुंचे, क्या वजूहत थी। चाहे ये मामला गलत है, बिल्कुल इसको गलत कहते हैं, लेकिन उन वजूहत को जब तक हमने नहीं देखा, उनको हमने खुरच कर नहीं देखा, तब तक के हम मसाइल को हल नहीं करेंगे। और तमाम मसाइल का हल जो है पॉलिटिकल डायलॉग है। और 6 नुकात या हुकूमत के साथ जो हमने मुआहदात किए थे, वो उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए एक राह दिखाई थी, लेकिन हुकूमत ने जो है ना अपने आंखों पर जो है ना ऐसी पट्टी बांधी थी कि वो रास्ता देखना नहीं चाहते, या किसी के कहने पे जो उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते। अच्छा अख्तर मेंगल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं हुकूमत की, हुकूमत से आपकी क्या मुराद है? हुकूमत से क्या मुराद आपकी जाम कमाल है, इमरान खान है, वजीर है? अब बलूचिस्तान में किसी और की हुकूमत तो नहीं है ना, वहाँ के मुकामी लोग हैं वो हुकूमत हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, ये सारी हुकूमत तो वही है ना। तो इसके अलावा इससे क्या मुराद है? और फिर देखें, हल की बात करनी है कि हल कैसे होगा। देखिए, आप कहते हैं आपकी हुकूमत है, तो पाकिस्तान में भी तो आपकी हुकूमत है ना, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है, आसिफ जरदारी की हुकूमत है। तो उसको तो फिर आप यही कहेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत जो न्यू क्रिएटेड पार्टी है, जिसको इलेक्शन से चंद महीने पहले बनाया गया, जो नौजायदा वो पार्टी थी जिसकी रजिस्ट्रेशन बड़ी मुश्किल से हो रही थी, और जिसको जल्दबाजी में उसकी रजिस्ट्रेशन कराई कि लिटरली 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था उसको जो रजिस्टर करा गया, और इलेक्शन में उसको उसके कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। हिस्से लेने के बाद और वो जो है ना एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आई।
तो इसके पीछे कौन अवामिल है, कौन सी कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख जो से बड़ी पड़ी, चाहे वो खान साहब के जो है जमाने की देख लें या चाहे IGI के जमाने की देख लें, तमाम उसमें आपको उसको मिलेगी। लेकिन जो हुकूमत अभी है बलूचिस्तान में आपकी, सिर्फ बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील होने से ये मसाइल नहीं होंगे जब तक कि बलूचिस्तान के लोगों को वो आईनी हुकूक नहीं मिल जाते, बलूचिस्तान के लोगों को वो उनके जायज हुकूक जब तक तस्लीम नहीं किए जाते, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। इस वक्त भी हम तो बलूचिस्तान की हुकूमत में जो है असेंबली में अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हुकूमत में सूबाई हुकूमत में आपकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी जी, और आपकी PTI ये शामिल है। ये सवाल उनसे किया जाए। और दूसरी एक बात है, अभी तक हमारे हुक्मरानों को तो पता ही नहीं चलता कि बलोची नहीं है, हम बलोच हैं। आप लोग कहते हैं कि जी बलोची लोग, बलोचियों की हुकूमत नहीं, बलोचों की हुकूमत हो सकती। जी मेंगल साहब, यानी आपसे मुराद यानी वहाँ के बलोच और सारा, जिससे आपने कहा ना कि बलोचों की ही हुकूमत है, जो आपके पख्तून भी हैं, जो बलूचिस्तान की अपनी डायनामिक्स हैं, लेकिन बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करता है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें मौजूद हैं। मादनियात का, दुनिया की जो कीमती तरीन मादनियात है बलूचिस्तान में है। जो गवादर पोर्ट है, जो दुनिया की बेहतरीन पोर्ट है, वो बलूचिस्तान में ही है। इसी तरह आपका रिकोदेक, आपका सैंडक, ये वहाँ पर है। रोज़गार होगा, मुलाजमत होगी, CPEC के प्रोजेक्ट्स होंगे। आज भी जनरल बाजवा ने जो कहा है कि CPEC के प्रोजेक्ट्स पर भरपूर काम हो रहा है, को नए प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर रहे हैं। तो ये कैसे हम करें, इसका हल बताएं ना कि बलूचिस्तान जिंदाबाद हो और पाकिस्तान पाइंदाबाद हो। देखिए, आपने बोला जी ये होगा, ये होगा, वो कहते हैं ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। 72 साल से हम सुई गैस भी हमें मिल रही है ना जी। हमारे बलूचिस्तान के हर गांव में, हर एक छोटे छोटे कस्बे में जो है ना सुई गैस तो पहुंच चुकी है ना। फिर हम पागल हैं जो कह रहे हैं कि जी हमारे अपनी गैस हमें नहीं मिली। संदक, बिल्कुल संदक के सोने से जो है ना, जो वहां से सोना निकलता है, हमारी खवातीन की कानूनी जो बालियां हैं जो है ना, हर घर में, हर गांव में, वो संदक के सोने से ही तो मिल रही है बेचारों को। पागल हैं, फिर भी वो लोग रो रहे हैं। जहां तक ग्वादर का ताल्लुक है, ग्वादर को पानी में आपने इतना पानी दिया, इतने वसाइल दिए हैं कि लोग उस पानी में जो है ना डूब मरने को जो उनका जी चाहता है। लेकिन ये सिर्फ ख्याली बातें हैं भाई मेरे। बलूचिस्तान में क्या मिला है आज दिन तक? महरूम है बिल्कुल। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी जो है खुदा ताला की तरफ से नहीं दी गई। जिन वसाइल का आपने जिक्र किया, वो वसाइल बलूचिस्तान के लोगों को हैं, लेकिन बलूचिस्तान का हर बच्चा जो है उससे महरूम है। जहां तक मुलाजमतों का आपने जिक्र किया, इन्हीं नुकात में हमने एक 6% बलूचिस्तान का कोटा था जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये हमने किसी अपने पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने बच्चों के लिए नहीं मांगी थी कि 6% जो बलूचिस्तान का कोटा है, जिससे 30 सालों से जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर अमल कराया जाए। तो क्यों उस पर रुकावट क्या थी? बलूचिस्तान के लोगों को एहसास महरूमी तक रखा गया है एक प्लान के तहत कि उनमें एहसास महरूमी हो, और उस एहसास महरूमी की वजह से वो नाराजगी का शिकार हो, और नाराजगी से जो है ना आज वो बगावत की तरफ जो है, तो उनको कुचलने के लिए कोई ना कोई राह मिले। हुकूमत तो चाहे आज की हुकूमत रही है, उनका रवैया यही है, चाहे गुज़िश्ता की हुकूमत रही है, उनका रवैया यही है। अब सोचने की बात यह है कि ये कौन सी कुव्वत है जो हुकूमतें तब्दील होती है, लेकिन उनकी माइंड सेट जो है बलूचिस्तान के सिस्टम में तब्दील नहीं होता। तो ये वही कुव्वतें जो मुल्क चलाती हैं, जो हुकूमतें बनाती हैं, जो हुकूमतें गिराती हैं। ठीक है। लेकिन मेंगल साहब देखें, ये तो एहसास महरूमी तो कोई डिनाई नहीं करता कि देखिए मुश्किल हालात हैं जिसकी वजह से सारी बात करते हैं। और ना सिर्फ बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, सिंध में आप देख लें कि जो गरीब तबका है, जो नीचे वाला तबका है, वो तो कर रहा है। ब्लेम आता है फिर सरदारों पे, लीडर्स पे कि जी वो सारे वसाइल रिसोर्स लेकर चले जाते हैं। लेकिन फाइनली कमिंग टू द पॉइंट कि आप इमरान खान से क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब चाहते तो आज मुल्क इस हालत तक नहीं पहुंचता। नहीं PIA की जहाज जो ग्राउंड किए जाते, नई PIA को जो है ना दुनिया से जो है उसको फ्लाइट पर पाबंदी लगाई जाती, नहीं चीनी का बहरान आता, नहीं बजट के 3 दिन के बाद जो है ना अभी तक बजट पास ही नहीं हुआ। आपने जो है पेट्रोल की कीमतों को कम करके और 25 रुपए उसमें इजाफा कर दिया। तो मेरे ख्याल में वो खुद बेबस है और उसको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है इमरान खान साहब को कि वो
वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या हुकूमत चला रहे हैं। अच्छा मेंगल साहब, अब इसको रैप अप करते हैं। अब आपका लाहेअमल क्या होगा, यानी थोड़ा सा आपसे बात करते हैं कि आप करेंगे क्या, कि गवर्नमेंट में आ जाएंगे, अपोजिशन में हो जाएंगे? अभी आप गवर्नमेंट से अलग हैं लेकिन हुकूमती बेंचेस पे, होगा क्या, स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, हमने जिस वक्त हुकूमत को हमने सपोर्ट किया था, हम आजाद बेंचेस पर बैठ के हमने हुकूमत को सपोर्ट किया। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बने थे। हुकूमत का हिस्सा बनते तो शायद हमें से कोई वजीर भी होता। कोई एक इकलौते हैं जो बेचारे यहाँ पे एक टांगे वाली पार्टी है, वो वजारत ले सकती, तो शायद हम भी वजारत ले सकते थे। लेकिन हमने वजारतों की डिमांड नहीं की और हमने कहा कि जो भी आपका मुस्बत अमल होगा हम उसकी हिमायत करें। अगर कोई भी आपका मनफी अमल रहा, चाहे मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हम उसकी मुखालफत हमने की। इस वक्त भी हमने हुकूमत को छोड़ा हुआ है, हम आजाद बेंचेस पर बैठे हुए हैं, हमने अपोजिशन ज्वाइन नहीं की अभी तक। और हुकूमत का अपना रवैया शायद हमें मजबूर करे कि हम अपोजिशन की तरफ जाएं, लेकिन अपोजिशन के साथ अगर हम गए भी तो अपनी शर्त शराइतों के साथ जाएंगे। हम चलती गाड़ी के वो मुसाफिर नहीं है कि एक गाड़ी से उतरे और दूसरी गाड़ी में जो है छलांग लगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अख्तर मेंगल साहब। सरदार अख्तर मेंगल हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मेंगल के सरबराह भी हैं। अभी भी उन्होंने आखिर में जो बात की कि वही सिटिंग ऑन द फेंस, देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है, लेकिन जो बलूचिस्तान के एहसास से महरूमी वाली बात है, जो चीज़ें हैं वो तो एक, अब गवर्नमेंट को भी एक इस पर सोचना पड़ेगा कि कंसर्टेड एफर्ट करके इसको करें, क्योंकि जिस तरह ये चीज़ बढ़ती जाएगी मामला ख़राब होता जा रहा है और हमारे दुश्मनों की भी नज़र है और वो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, फंडिंग होती है। अभी भी जो हालिया अटैक हुआ वो हुआ है, जो चीज़ करने वाली है वो करें और बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है और साथ में साथ बलूचिस्तान की तकदीर भी बदलना उतनी ही ज़रूरी है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर कराची खबरों की जीनत बनेगा, क्योंकि कराची में एक दफ़ा फिर महकमा मौसमियात की तरफ से अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग आ गई है। बारिशों का एक नया सिस्टम आ रहा है, साथ ही साथ सियासत एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है। PTI के लोग भी आ गए हैं। साथ साथ ये बारिश के अलावा बिजली का जो मसला है कि इलेक्ट्रिक का, उस पर भी बड़ी लेदे हो रही है, अवाम बड़ी मुश्किलात में उसका शिकार हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। कराची की प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बात होगी। महकमा बल्दियात सिंध गवर्नमेंट के पास है, PTI अलहदा फेडरल में है और मेयर कराची हैं वसीम अख्तर। अभी हमारे साथ मौजूद है मेयर कराची वसीम अख्तर, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर। जब भी मुश्किल हालात आते हैं, चीज़ें होती हैं, तो सामने आपको कर देते हैं, मेयर कराची आप हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि जी आपकी भी है। तो अभी जो एक नया स्पेल आ रहा है बारिशों का, जिसके बाद अर्बन फ्लडिंग का भी खदशे का इजहार किया जा रहा है, शहर की सूरत हाल कैसी है, आप लोगों की तैयारी कैसी है? देखिए 10-12 साल से यही इश्यूज सबके सामने हैं, मगर अफसोस ये होता है कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग या सूबे की हुकूमत जो चला रहे हैं, उनकी तवज्जो कराची के इन इश्यूज पे कोई इस तरह नहीं पड़ती कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए इसका। हर साल यही चीजें होती हैं। जहाँ तक मेयर या KMC का ताल्लुक है, नालों की हद तक तो फंक्शन KMC का है, मगर नाले तो उस वक्त पानी को समंदर में ले जाएंगे बारिश के जब कचरा उनमें डलना बंद हो जाएगा, सीवरेज उसमें डलना बंद हो जाएगा। मैं 4 साल से यही बात बता रहा हूं कि कचरे का डिस्पोजल बेहतर करे सिंध गवर्नमेंट, सीवरेज का डिस्पोजल बेहतर करे सिंध गवर्नमेंट। तो ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, बारिश का पानी ले जाने वाले, ये कचरा ले जाने वाले नहीं है। तो जब ये हालात रहेंगे, और मैं 4 साल से ये चीज बता रहा हूँ, ना फेडरल गवर्नमेंट ना सूबे की हुकूमत, चाहे वो बिजली हो, बिजली का इशू अब पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि कराची के साथ क्या हो रहा है। आपने बेहतर करने की बजाय रेट बढ़ा दिए, तो तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट तक ले आए आप उसे इंक्रीज करके। मतलब कराची को क्या करना चाह रहे हो, यहाँ के लोगों के साथ क्या सलूक करना चाह रहे हो। बिलक रही है पूरी कौम लोड शेडिंग से। अब पॉलिसी बेहतर करनी होगी, करनी चाहिए। सारे इक़्तिदार जो इस मुल्क को चला रहे हैं उनको चाहिए। कराची एक बड़ा शहर है, छठा शहर है। अच्छा वसीम साहब, इसमें वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मजे की बात ये होती है कि
वसीम भाई, सबसे मज़े की बात कि पीटीआई वाले भी एहतजाज कर रहे हैं, उनकी जो सुबाई की आदत है वो भी कह रहे हैं कि जी हम करेंगे इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज, रोज़ाना 2 घंटे हमारी यही तो मैं बोल वो रहा हूँ, होगा। मैं खुद सिंध हैरान हो रहा हुकूमत हूँ। भी एहतजाज करती है, मैं आप खुद लोग भी हैरान करते हैं, हो अब क्या रहा हूँ। होगा क्या? जी जी मैं खुद हैरान हो रहा हूँ, साहिब इक़्तिदार खुद एहतजाज कर रहा है, समझ से बाहर है ये बात। बिजली क्यों नहीं ठीक की जाती, कराची की लोड शेडिंग क्यों नहीं रोकी जाती, ये दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है और दोनों एहतजाज कर रहे हैं, समझ से बाहर है। नहीं तो फिर आप भी एहतजाज में गवर्नमेंट शामिल हो जाएं साथ। अब देखें, अब क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, अगले यानी अब अगले 2-3 हफ्ते हैं, अवाम मुश्किलात के लिए तैयार रहे। देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दी आपको। स्टॉर्म वाटर ड्रेन अगर वो क्लियर होंगे तो पानी आराम से समंदर में चला जाएगा। वो नहीं होंगे, मैं एनडीएमए की वार्निंग से पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, लेटर भी लिख चुका हूँ गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब को बता चुका हूँ। उन्होंने ये पॉइंट अली जहरी साहब को लिखवाया कि इसका नोटिस लिया जाए, मगर अभी तक ऐसी कोई खास चीज सामने नहीं आई है। सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे मेरी भी मीटिंग हुई है, डिसीजन लिया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने पैसे की अप्रूवल दी है, वर्ल्ड बैंक के साथ, नेस्पैक के साथ मिल के नालों की सफाई शुरू कर दी गई है। इमरजेंसी सामने है, उसको देखते हुए। अच्छा वसीम साहब, ये देखें, जो आप जो कह रहे हैं ना कि हर 4 साल से ये हो रहे हैं, हर 4 साल से ये चीज़ हो रही है, वजह क्या है, कबाहत क्या है, ये होता क्यों नहीं है, रुकावट क्या है इस चीज़ में? कराची के इश्यूज रिजॉल्व करना ही नहीं चाहता कोई। मैंने तो 4 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस है। कराची जो रेवेन्यू देता है उसको वापस मिलता नहीं, ना यहाँ इख्तियारात हैं ना यहाँ वसाइल हैं। जितने कराची के लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता। मोटर व्हीकल टैक्स कराची का अरबों रुपए में है, वो कहाँ जाता है, और बहुत सारे टैक्सेस हैं कराची के। अच्छा वसीम भाई, यहाँ पे मेरा सवाल बनता है कि कराची ने मैंडेट 2 जमातों का भी दिया है, अभी ओवरवेलमिंग दिया है पीटीआई को। उससे पहले एमक्यूएम जो थी वो कराची से मेजॉरिटी एक जमात के तौर पर उभर के सामने आती थी। इस दफ़ा पीटीआई 20 में से 14 सीटें पीटीआई ने ली, और अब ये दोनों जमातें गवर्नमेंट में शामिल हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट में ये दोनों हैं। तो ये फिर मैं किसको ब्लेम दूँ? हुकूमत तो यही है, तो फिर कराची के मसले अगर ये लोग नहीं हल कर रहे तो ब्लेम, आप अगर ब्लेम नहीं दे सकते तो फिर आप के लिए मैं दुआ ही करूंगा। नहीं वसीम साहब, इसमें फिर आपकी जमात भी है ना, इत्तेहादी है, एमक्यूएम भी है, पीटीआई और एमक्यूएम। गवर्नमेंट के पास है, सूबे की हुकूमत के पास है। सूबे ने के बाद पीएफ का फार्मूला आज तक 4 साल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। मैंने लगाई हुई है एक ही स्टेशन के लिए, उससे भी कोई अमल। तो ये सारे मसले हल, उसके पास वसीम साहब, आपकी आवाज़ आपकी कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा। जी वसीम जी, अब आ रही है जी वसीम भाई, अब उधर से काइंडली कंटिन्यू। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बड़े शहर को मैं समझता हूँ अब बेहतर करने की बारी है। फेडरल गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, सूबे को लेने चाहिए, क्योंकि यही शहर दोनों सूबे को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू देता है। इसको बेहतर करें ताकि रेवेन्यू मजीद बढ़े। अच्छा वसीम भाई, मेरा खदशा है कि अगले 10-15 दिन बहुत मुश्किल गुजरेंगे। टेलीविज़न स्क्रीन्स पे यही चीज़ डोमिनेट करेगी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होगी। 15-20 दिन के बाद जब ये चला जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगले साल तक ये सब चीज़ें भूल जाएंगे, फिर अगले साल में आकर फिर यही बातें होंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका कोई नहीं होगा और ये शॉर्ट टर्म ही चलता रहेगा। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं 4 साल से यही बात कर रहा हूँ। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा। इसको सस्टेनेबल बनाएं, इसको इस तरह से बनाएं ताकि ये सारा साल चलता रहे। 2018 जून में मैंने नाले साफ करना रोक दिए थे क्योंकि एग्रीमेंट खत्म हो गया था, मेरे पास वसाइल खत्म हो गए थे। उसके बाद से आज तक नाले साफ नहीं, और सोल्यूशन ये नहीं है। ये पैसे का ज़िया है वक्त के तौर पे नाले साफ कर देना। सोल्यूशन है डिस्पोजल कचरे का बेहतर बना लें। ये सिंध गवर्नमेंट के पास है पावर। सीवेज का डिस्पोजल बेहतर बना लें, ये सिंध गवर्नमेंट के पास है महकमा। ये दोनों चीजें नालों में
नाले चौक हो जाते हैं। चलिए जी, और जब ये इन पैसों से जो किए जाते हैं, जब नाले साफ होते हैं 3 हफ्ते बाद फिर वही कंडीशन होती वही है। हो जाती है, तो नतीजा वही धाक के 3 पात वाला ही आ जाता है। वसीम अख्तर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं वो आएँ। आपका भी रोल अभी बड़ा आने वाले दिनों में बड़ा क्रिटिकल होगा। एक्स्ट्रा आप लोग भी छुट्टियां मंसूख करेंगे, काम करेंगे, सिंध गवर्नमेंट भी आएगी, चीज़ आएगी जी। थे वो लिए हैं। अच्छा, दूसरा ये सिंध गवर्नमेंट में जो चेंजेस होती हैं जी, जो सिंध गवर्नमेंट में भी चेंजेस हो रही है, बल्दियात की वजारत भी बार बार चेंज हो रही है, वो भी बड़ा क्लोजली आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस पे? देखिए, मैं नहीं समझता इतने अरसे से मैं चाह रहा हूँ कि चीजें हो जाए, मगर गवर्नमेंट सीरियस नजर आती थी कि इस सिस्टम को बेहतर कर ले। ऐसे बाजार के बहुत सारे क्लॉज हैं और बहुत सारे ऐसी फैक्ट्री को करने चाहिए, मगर किए जाते तरती ना करते। तो जब तक ये सारी चीज यानी तमाम स्टेक होल्डर्स आकर एक पेज पे आकर बैठे और फिर वो काम करें, तो आपके भी हम यही है कि दरख्वास्त भी है कि अगले जो क्रिटिकल टाइम आ रहा है उस पर भी काम करें और विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत के टाइम का मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे वसीम अख्तर साहब, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है और ये आने वाले दिन है, ये फिर आवाम के लिए मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अब वक्त की ज़रूरत है। तो कराची के अवाम तैयार रहें, जो मुश्किलात हैं उनमें कमी नहीं हो रही। पहले बेअमनी का मसला था, वो कुछ हद तक काबू में हुआ, अब लोड शेडिंग और फिर उसके बाद ये कचरा और अब ये बारिश के बाद जो अर्बन फ्लडिंग है, क्योंकि कराची सतह समुंदर से नीचे है, पानी जा नहीं सकेगा, पानी उधर ही रुकेगा, समुंदर में जब नहीं जाएगा, हाई टाइड होगी तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स होंगे कराची वालों को। बिजली का मसला कंपाउंड करेगा, एहतियात करें। पिछले साल भी जब बिजली का मसला और साथ में ये फ्लडिंग हो गई थी तो करंट का लगने से भी कई लोग हमारे शहीद हुए थे, जाँ बहक हुए थे, तो उसके लिए भी कराची वालों को तैयार रहना पड़ेगा। एहतियात करें, आने वाला टाइम मुश्किल है। मेयर कराची कह रहे हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई, जो नाले हैं वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, उनमें कचरा डंप किया जा रहा है। कचरे का जब तक मसला नहीं हल होगा, जो कि इतना बड़ा मसला है, उसके लिए भी कई दावे हुए थे, कई वज़रा बीच में आ गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं अचीव हुआ। तो अब आने वाले दिन हमारी कवरेज भी होगी, हम आपको दिखाते भी रहेंगे सूरत हाल, लेकिन अगले साल तक इस तरह की सूरत हाल फिर चलती रहेगी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट आ रहा है और जो अभी फिगर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, जो टेस्टिंग कम होने की वजह से हुआ है, उसकी वजह से क्या आने वाले दिनों में हालात तब्दील होंगे। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जावेद अकरम आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हुकूमत की तरफ से कुछ हौसला अफजा ऐलानात आ रहे हैं कोरोना के हवाले से। कह रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस थे, जो वर्स्ट केस सिनारियो है, उससे सूरत हाल बेहतर है। जो कोरोना से लोग सेहत याब हो रहे हैं, 1.25 लाख के करीब लोग उससे सेहत याब भी हो चुके हैं। गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो कहते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज़म है वो भी आ रहा है। टेस्टिंग लेकिन कम हो रही है, जिसकी वजह से जो केसेस है रिपोर्ट कम हो रहे हैं। लोग घरों में भी अपना इलाज कर रहे हैं, लोग जा रहे भी नहीं है, रिपोर्ट नहीं हो रहे। ये एक अलहदा मसला है। लेकिन साथ साथ जो कोरोना के इलाज के लिए जो कुछ चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, प्लाज्मा की बात हो रही थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात हो रही थी, वो टेस्ट कहाँ तक पहुँचे हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और कोरोना की मजबूरी सूरत हाल, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, इन तमाम इशूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जावेद अकरम, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं और जो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग है उसमें हरावल दस्ते में शामिल हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फिगर्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी जो रिकवरी है वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, कॉशियस ऑप्टिमिज़म भी है। वो कह रहे हैं कि जो वर्स्ट हमारे फेयर थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे। तो इस सिलसिले में जो स्मार्ट लॉकडाउन है, जो उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसी है उसने रिज़ल्ट देने शुरू कर दिए हैं, क्या यही वजह है? देखें, एक तो मेरा ख्याल है कि केसेस भी की कदरे कम हो रहे हैं। अभी ये इट्स टू अर्ली कि हम कहें कि केसेस कंट्रोल में हो गई है बीमारी, आई डोंट थिंक सो। दूसरा वजह ये, बड़ी वजह ये है कि हम टेस्ट ही बहुत कम कर पा रहे हैं। आपको पता है KP के में तो बहुत ही कम हो रहे हैं, पंजाब में भी ऑल्दो कैपेसिटी है लेकिन हो बहुत कम रहे हैं। और बहुत सारे मरीज़ जो ऐसे हैं अब घरों को
अपने घरों में ही उन्होंने हॉस्पिटल बना लिए हैं और घर पे ही रह रहे हैं, ना वो टेस्ट करा रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो रिपोर्टिंग के दायरा अख्तियार में नहीं आ रहे। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी है वो अब कुछ पैदा हो गई है। पहले हमारे हॉस्पिटल्स वर ओवरवेल्म्ड विद कैपेसिटी और कोई कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ हॉस्पिटल में ईज़ आउट हुई है पोजीशन। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ टू अर्ली टू कंक्लूड एनीथिंग, हमें बेइंतहा केयरफुल रहना चाहिए और इंडिविजुअली भी हमें जो भी अपने घर में रह सकें, चाहे लॉकडाउन है या नहीं है, सेलेक्टेड लॉकडाउन है या नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर से अननेसेसरली बिल्कुल ना निकलें, और अगर निकलें तो कम से कम मास्क के बगैर सोचें भी नहीं निकलने का, और अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ भी समाजी फासले का या जिस फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो वरना ये बीमारी अभी बिल्कुल मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस वक्त भी 80 से 90 डेथ्स पर डे हो रही हैं, जिसका मतलब है कि हर घंटे में एक डेथ 3 से 4 डेथ्स हो रही हैं। तो अभी भी ये एक जान का जाना भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अलमिया होता है। तो यहाँ तो कई जानें रोज़ की जा रही हैं। अच्छा, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें बतौर गवर्नमेंट, बतौर मरीज़, बतौर लहाकीन, बतौर पब्लिक, बतौर डॉक्टर रिलैक्स करने की अभी वो मोमेंट नहीं आई। अच्छा सर, तरीका इलाज पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तरीका इलाज पे बड़ी बहस हो रही थी। शुरू में आपने भी बड़ा एडवोकेट किया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के, उसके भी टेस्ट होने चाहिए। फिर प्लाज्मा के लिए आपकी UHS वो भी इसमें आई थी कि हम लोग भी करेंगे सारा। तो वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो आप लोगों के पास आ रहे हैं, वहाँ पे क्या पेशरफ्त है, क्या प्रोग्रेस है? देखें, 20 जुलाई बहुत बड़ा दिन होगा पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। प्रोटेक्ट ट्रायल का हम इंटरम रिज़ल्ट शेयर करने जा रहे हैं। कोई तकरीबन उसमें तो कोई तकरीबन 9000 से ज़्यादा मरीज़ हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि 1000 के करीब मरीज़ों का हम इंटरम रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करेंगे। और उसमें एक आम में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही है, और एक आम में अजिथ्रोमाइसिन है, और तीसरे आम में ओसेल्टामाविर है जो कि एक एंटीवायरल दवाई है, और चौथे आम में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अजिथ्रो की कॉम्बिनेशन है, और पाँचवें आम में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ओसलिटा की कॉम्बिनेशन है जो एंटीवायरल है, और छठे आम में प्लेसिबो है, यानी कुछ भी नहीं है। तो ये पहला बारिश का कतरा होगा जो एविडेंस बेस्ड, जहाँ पे हम समझेंगे कि हमें गाइडलाइंस मिलेंगी और साइंसी बुनियादों पे मिलेंगी। और इंशाल्लाह ये हमने पहले भी वादा किया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसका इंटरम रिलीज़ देंगे। और इसका जो प्राइमरी एंड पॉइंट है कि किस रेजिमेंट पे सबसे पहले RT-PCR नेगेटिव होता है, क्योंकि इन मरीज़ों का हम डेली PCR कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस हमें मिलने वाला है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा, और वो हमारी गाइडलाइंस में फिर तब्दील होगा। और जब मैं समझता हूँ इस मर्ज़ की हमें इलाज पूरी तरह मुहैया हो जाएगा या समझ लग जाएगी कि इलाज क्या है, तो ये मलेरिया और टाइफाइड से ज़्यादा खौफनाक नहीं रहेगा। इस वक्त खौफ इस चीज़ का है क्योंकि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है और इसका इलाज भी मुस्तनद नहीं है। ये तमाम इलाज जो जिनकी आप बात करें अभी तक एक्सपेरिमेंटल हैं, चाहे ये प्लाज्मा है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पे, चाहे ये एंटी साइटोकाइन थेरेपी है, चाहे इन्फ्लिक्सीमैब से है या टोर्सिलीमैब से है, या बाकी जो चीज़ें हैं स्टेरॉइड्स वगैरह, ये तमाम अभी तक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हम ज़रूर यूज़ कर रहे हैं डेस्परेट सिचुएशन में, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मुस्तनद नहीं है तरीका कि हम कहें कि ये वाकई ही एविडेंस बेस्ड हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई इलाज की भी बात करते हैं, मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं जिनके बारे में बात हो रही थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसके आप बड़े एडवोकेट थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि उसकी एफिकेसी नहीं है। तो ये जो ड्रग्स हैं, जो बाकी जो प्लाज्मा जो हमने किया है, जो थेरेपी जो था, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये चीज़ें कब तक होंगी? फिर उसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाज हैं, जो एक्टेमरा की जो है इंजेक्शंस हैं जो कि बड़े नापैद हो गए थे, वो कितने कारआमद हैं, उनका क्या करें? फिर इसी तरह जो है डेक्सामेथासोन, ये जो इनके इंजेक्शंस थे कि ये भी बड़े कारआमद हैं, यूके से आवाज़ें आ रही थी। तो ये सारे के सारे जो ये चीज़ें हैं, जाहिर बात है ट्राइड एंड टेस्टेड, तो अब नहीं आप कह सकते कि इनका हतमी नतीजा तो कोई नहीं आया। ट्रायल ड्रग्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं, लेकिन इनके हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या स्टेटस है क्या इनका? देखें, डिपेंड करता है। हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में तो कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे,
उनको तो खाली आइसोलेशन करा रहे हैं और न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहे हैं, उनकी नींद का ख्याल रख रहे हैं, और अगर वो सिगरेट पीते हैं तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सिगरेट ना पिएं बिकॉज मोर्टेलिटी उससे बढ़ जाती है, वायरस की बाइंडिंग बढ़ जाती है स्मोकर्स में। जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, तो उनको कहते हैं कि उनका प्रॉपर कंट्रोल करें उन चीज़ों को और अपने आप को आइसोलेट करें। और जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको सिर्फ बुखार है थोड़ा बहुत और ये दर्दें हैं सर में और जिस्म में, उनको भी हम पैरासीटामोल वगैरह देते हैं और बाकी उनको आइसोलेशन ही रखते हैं। जो मॉडरेट टू सीवियर डिज़ीज़ है, जिसमें बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है और सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, उनको हम ज़रूर हॉस्पिटलाइज़ करना चाहते हैं, ख़ासकर अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एयर पे या ऑक्सीजन पे मेंटेन नहीं हो रही। तो उनको फिर हम ये करते हैं कि उनके हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं और उनको ख़ासकर डी डायमर्स कराते हैं, उनके हम इंटरल्यूकिन लेवल्स कराते हैं और फिर उनकी हम प्रोकैल्सिटोनिन लेवल कराते हैं और इसी तरह हम उनका सीरम फेरेटिन कराते हैं। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि उनके जिस्म में इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो निमोनिया का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है और दूसरा लंग्स में और बाकी बॉडी में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है कि क्लॉट शुरू हो जाते हैं। तो क्लॉट की सूरत हाल में हम फ़ौरन ब्लड को पतला करते हैं हेपरिन से, और वो बहुत ज़रूरी एक अमल है, और एस्प्रिन देते हैं ताकि उनके क्लॉट ना बने। एक्सट्रीम केसेस में हम क्लॉट डिज़ोल्व करने वाली दवाइयाँ देते हैं, जैसे RTPA है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये वही दवाई है जो फालिज में हम देते हैं या हार्ट अटैक्स में देते हैं। और साथ हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, बाईपैप सीपैप देते हैं जो लंग कोलैप्स कर रहा है कि वो ठीक रहे। और अब आजकल क्योंकि ये रिकवरी ट्रायल में शो किया था कि डेक्सामेथासोन का फ़ायदा है, जो UK में 13 हॉस्पिटल में हुई थी, तो स्टीरॉयड तकरीबन तमाम क्रिटिकल पेशेंट्स को मिल रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि एंटी साइटोकाइन थेरेपी है, एक्टिमेरा या रेमडेसिविर जो एंटीवायरल थेरेपी है, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है। जहाँ पे प्लाज्मा का तल्लक है, ये उन लोगों को हम देते हैं जिनमें अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं बन पा रही होती बेवजूद वायरस के। तो ये वो लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने सेहत दे दी इस बीमारी से और अभी उनके एंटीबॉडीज़ बॉडी में सर्कुलेट कर रही हैं टू दिस वायरस, तो उनसे हम लेके हार्मलेस थेरेपी उसको देते हैं ताकि न्यूट्रलाइज वायरस की क्वांटिटी की जा सके। लेकिन एज ए सेड कि ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में हम यूज़ कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि हम ब्लड को थिन आउट ज़रूर करते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं और हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद जो जितनी भी है इंटरवेंशन, ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल हैं। अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में बहुत देर देने से लंग डैमेज हो जाता है। तो इसलिए एक और सिस्टम है जिसको हम आर्टिफिशियल लंग्स कहते हैं, जो अभी वो भी तजर्बाती बुनियादों पे है, कि जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ECMO कहते हैं, कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ऑक्सीजनेशन थेरेपी देते हैं, ब्लड्स को उनमें गुजारते हैं। लेकिन ये सब अभी भी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो हमें इन्कसार करना पड़ता है ज़्यादातर इसकी प्रिवेंशन पे, कि हमें ये हो ही ना। जब होगा नहीं तो वो जो 5% सीरियस मरीज़ हैं उनकी भी ज़ाहिर शरह कम हो जाएगी, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही इतना ज़्यादा है कि ये लाखों और करोड़ों को खुदा ना खास्ता होना शुरू हो जाएगा, तो 5% भी वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिनमें मोर्टेलिटी तकरीबन बहुत ज़्यादा हो जाती है, 60-70% के करीब चली जाती है। आखिर में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि लंग्स का तो एक चीज़ सामने आ गई है, अब ये भी केसेस आ रहे हैं कि ब्रेन सेल्स में भी जा रहा है, जैसे आपने भी कहा नर्व सेल्स में, मुख्तलिफ ये जो हमारे आज़ा हैं उन पर ये वायरस इफेक्ट कर रहा है। और जो कावासाकी डिजीज़ की आपने बात की है, क्योंकि बच्चों पर अभी बड़ी यानी आप जो लोगों से बात करें कह रहे हैं बच्चे इसको नहीं होता कोरोना, तो ये जो कावासाकी डिजीज़ है इस हवाले से भी मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, और ख़ासकर बच्चों के लिए क्या एहतियात करें? देखें, बहुत कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन बन रही है। एक आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये वायरस आपका जो ब्लड का क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म है, जिसको हम कोएगुलोपैथी कहते हैं, उसको इंड्यूस करती है। तो आपका ब्लड जो नालियों के अंदर है वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाता है। आपकी एंडोथेलियम जो कवरिंग होती है ब्लड वेसल्स की, वो
उसमें डैमेज शुरू हो जाता है। इसकी वजह से प्लेटलेट्स वहाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो खून में खून को रोकने का निज़ाम बनाती हैं, वो ये समझती हैं किसी ने उसको काट दिया है, वो ये नहीं समझती कि कोविड-19 ने उसको डैमेज कर दिया है। तो वो वहाँ पे क्लॉटिंग मैकेनिज़्म शुरू हो जाता है और ये बॉडी के अंदर आपकी खून की नालियों में क्लॉटिंग मैकेनिज़्म हो जाता है। यही आपके लंग में जाके ब्लॉक कर देती हैं नाली। आपकी ऑक्सीजन जा भी रही है लंग में, लेकिन ब्लड को रोक देती हैं। और इसी तरह ये ज़्यादातर डैमेज एक वो है। दूसरा, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देती हैं, नमूनिया कर देती हैं लंग्स में। तीसरा, जो ये ब्रेन में आप कह रहे हैं कि ब्रेन में यही क्लॉटिंग मैकेनिज़्म क्लॉट करता है तो आपको फालज हो जाता है। फालज की एक बहुत बड़ी वजह इस वक्त ये आ रही है, हार्ट अटैक्स की वजह, और आपके जो राइट साइड का हार्ट है उसकी फेल होने की वजह, क्योंकि वो लंग्स में प्रेस करता है, पुश करता है ब्लड, तो उस पर बहुत प्रेशर आ जाता है, तो इसलिए वो फेफड़ों का निज़ाम और हार्ट का निज़ाम ख़त्म होता है। जहाँ तक कावासाकी है, ये इमीडिएटली नहीं बच्चों को होती। अगर आज बच्चे को खुदा न खास्ता एक ये वायरस बॉडी में एंटर हुई है तो वो अक्सर इसमें से बाहर आ जाता है। ये 2 से 3 हफ्ते बाद इम्यून रिएक्शन है जो हार्ट में, और इसमें जो हार्ट में खून की नालियाँ हैं वो फूल जाती हैं और हार्ट में ब्लड की सर्कुलेशन, और इससे डेथ भी रिपोर्टेड हुई है बहुत सारे बच्चों में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितना वायरस को हम समझ सके हैं कि ये वाइड स्प्रेड डैमेज करती है, आपकी एक्यूट किडनी इंजरी करती है, आपके लिवर को डैमेज करती है, ये मल्टी सिस्टम करती है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेरी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि, और आपके देखने और सुनने वालों की, कि जिनको तो हो गया है वो भी बहुत केयरफुल रहें कि इनको दोबारा नहीं हो। बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबल हैं अभी भी और रहेंगे, इसलिए उनसे भी गुजारिश है। और जिनको नहीं हुआ वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह उनको बचा के रखे, क्योंकि बचाने वाली उससे बड़ी ज़ात कोई नहीं है। हमें ये मास्क और ये नहीं बताते, अल्लाह बचाते हैं, अल्लाह इनको ज़रिया बनाता है। लेकिन अल्लाह ने अक्ल हमें ज़रूर दी है कि ये इसी तरह ही है। आप कहें कि आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड बुलाने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स है। तो इसलिए आप और मैं यही कर सकते हैं कि हम समझें कि हमारे पास जो दूसरा इंसान आ रहा है, आपका कैमरामैन आ रहा है, आपके दूसरा को माइक लगाने आ रहा है, कि खुदा ना खास्ता हो सकता है वो कैरी कर रहा हो या आप कैरी कर रहे हैं, आप उसको लगा दें। तो आप बजाय इसके कि वो इतनी करीब आपके लगाए, आप उसको, अभी मैंने आपके कैमरामैन को रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे पकड़ा दें, मैं लगाता हूँ, मैंने अपना ईयरफोन लगा दिया। तो ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं जाके हाथ धो लूँगा। हाँ, और अच्छी चीज़ ये है, ये वायरस इतनी नाजुक है, इसकी आउटर प्रोटीन जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन जिस पे लगी हुई हैं, वो इतनी नाजुक है कि साबुन से टूट जाती है। तो ये तो कोई खर्चा नहीं है कि साबुन से आप हाथ धो लें। अगर ऐसी जगह पे बैठे हैं कि नहीं कर सकते तो सैनिटाइज़र के 2 ड्रॉप्स डाल लें। तो अल्लाह ताला ने एक आपको, मुझे और एक ज़रिया बनाया है कि आपके ज़रिए, पब्लिक न्यूज़ के ज़रिए लोगों को पता लगे। अब ये लोगों पे है कि वो सीरियसली लें। जिस मुल्क में, जिसने भी, इटली को देख लें, आप स्वीडन को देख लें, खासकर जिस भी लीडर ने इसको सीरियसली नहीं लिया, अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, उसके लीडर को भी हो गई। इंग्लैंड में देख लें, क्योंकि उसने सीरियसली नहीं लिया, उसने कहा, उसने बहादुरी दिखाई कि मास्क की जो क्या ज़रूरत है, तो वो शॉपिंग करने जा रहा था बोरिस जॉनसन। तो चीज़ ये है कि जब उनकी आबादी ने भी सीरियसली नहीं लिया तो उन्होंने बहुत बड़ी इसकी प्राइस पे की। तो मेरा ये ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो बीमार हुए उन्होंने इलाज कराया। तो ये एक किसी भी हेल्थ केयर जो स्पेशलिस्ट है उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी पे अमल करना चाहिए। ये ऐन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये अक्ल का भी तकाजा यही है। और जिन मुल्कों ने इस बीमारी को सीरियसली लिया, आप देख लें, नॉर्वे को देख लें, आप ये न्यूजीलैंड को देख लें, और आप जर्मनी को देख लें, एंजेला मर्केल ने, जिन्होंने इसको सीरियसली लिया, उन्होंने अपनी आबादी को भी बहुत सीरियसली कराया, अमल कराया, सख्ती से कराया। दुबई को देख लें जी। डॉक्टर साहब, यानी आपका प्राइस प्ले की मैसेज यही है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें और उसको सीरियस लें, और ये कोरोना के जो दूर असरात हैं वो भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद अकरम, हमारे साथ मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात अभी भी ज़रूरी है, कोई अभी तक इसका जब तक इलाज नहीं आता ये चीज़ें मौजूद होंगी। 20 जुलाई का जिक्र किया कि जो क्लिनिकल उनके जो ट्रायल्स हैं उसकी इनिशियल रिपोर्ट आ जाएगी। कोरोना कहते हैं कि अभी भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है और हमें एहतियात करनी चाहिए। इसका वाहिद जो इलाज फ़िलहाल है वो एहतियात है।
और जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं उन्होंने कहा कि टेस्टिंग कम होने की वजह से है, लेकिन स्टिल द थ्रेट इज़ देयर और अभी तक कोई एब्सोल्यूट मानों में बात नहीं की जा सकती। तो सारे आवाम से उम्मीद है, दरख्वास्त है कि एहतियात करें। जो ईद आने वाली है उस पर भी डॉक्टर साहब का ये कहना था कि कोशिश करें कि ऑनलाइन कुर्बानी की तरफ जाएँ और जितना हो सके कि मास्क का इस्तेमाल और हाथ बाकायदगी से धोएँ। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले हफ्ते तक। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।